Good morning, everyone. Good morning, Ajay. Good morning, Diksha. Good morning, Divya. Good morning, Astha. Good morning, Reshma. Good morning, Kamini. Good morning, Soumya. Good morning, Kashish. Good morning, Vaishnavi. Good morning, Kashish. Good morning, Tanu. अच्छा, बेसिक रजिस्ट्रेशन हो गया सभी का? कोई रह गया अभी भी? एम्स के लिए बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लिया सभी ने? सर मेरे इसमें ग्रीन कलर से एक्सेप्टेड आ रहा, तो अब मैं आरयूसी कोड जनरेट कर सकती हूँ। हाँ, अब आप कर सकते हो, ठीक है। अरे, बाकी लोग रिप्लाई करेंगे या शांति रहेंगे? यस। बताओ। सभी लोग बताओ भाई, हुआ है कि नहीं हुआ है? तो आज तक किस चीज का इंतजार कर रहे हो? कोई मुहूर्त आएगा क्या? ये बताओ। कोई मुहूर्त निकाला जाएगा आपके लिए कि उस दिन आप बेसिक रजिस्ट्रेशन करोगे? टाइम से क्यों नहीं कर रहे हो? भाई, एक्सेप्ट होने में भी उसमें 2-3 दिन लग जाएंगे। फिर कभी कुछ पेमेंट का इशू है, कभी कुछ इशू है। और पता चला लास्ट में फॉर्म ही नहीं भरा तो क्या करोगे फिर? बेसिक रजिस्ट्रेशन में करना क्या है, 4-5 डिटेल्स डालनी है आपको। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, और कैटेगरी चूज करनी है। और फिर सबमिट कर देना है। फिर फोटो वगैरह अपलोड कर देना है। मैंने सारी चीजें बता रखी हैं वीडियो में, देख के कर लो ना। इतना किस चीज का वेट हो रहा है कि भाई नहीं करा है? आज था, आज हो जाना चाहिए शाम तक। और कौन रह गया है? भाई इंतजार मत करो। ठीक है, 18 तारीख हो चुकी है। अभी करोगे तो 2-3 दिन उसके एक्सेप्ट होने में लगेगा। फिर पेमेंट में भी कुछ इशू आ रहा है, कई बार पेमेंट नहीं हो पा रही है, कुछ भी ऐसा हो रहा है। तो ध्यान रखो भाई इस चीज का। सर मेरी पेमेंट नहीं हो रही है, कल से कर रहे थे। क्या बोल रहे हो? जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है। कौन बोल रहा है? सर पेमेंट नहीं हो रही है, कल किया फिर डिक्लाइन हो गया। क्या तो? वो पैसे तो नहीं कट गए? नहीं, पैसे नहीं कटे। चलो, पेमेंट मैं कर दूंगा, ठीक है। जी मुझे सर। मैसेज कर सर देना। मेरे उसमें भी यूज अनदर कार्ड आ रहा है। जिसका भी पेमेंट का इशू है मुझे मैसेज कर देना, मैं पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं हुआ। अजय, कब किया था रजिस्ट्रेशन? पर तो देखो, क्या पता आज शाम तक हो जाए। आज जो है सभी का हो जाना चाहिए, जिसका रह भी गया है बेसिक रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ताकि 2-3 दिन के अंदर वो एक्सेप्ट हो जाए। ओके। और मैंने बोला है कि भाई, अगर आप कैपेबल हो फाइनेंशियली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल दोनों का फॉर्म फिल करो। मतलब फीमेल कैंडिडेट, मेल तो खाली बीएससी पैरामेडिकल ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि अपॉर्चुनिटी मिस करनी नहीं है। क्योंकि बीएससी नर्सिंग में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं होता है तो बीएससी पैरामेडिकल में, लाइक आप ये समझो, कंपटीशन कम है, ठीक है, एज कम्पेयर टू बीएससी नर्सिंग। क्योंकि क्या होता है, आपको पता है कि भाई फीमेल कैंडिडेट्स बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और मेल कैंडिडेट्स बीएससी पैरामेडिकल के लिए हैं। और ये चीज सोचो कि मतलब पैरामेडिकल जो है, उसमें बायो वाले जो मेल कैंडिडेट्स हैं, अब आपको पता है बायो की क्लास में मेल कैंडिडेट्स होते हैं कम वैसे ही, और फीमेल होती हैं ज्यादा। और मैथ्स वाले भी ज्यादा तो भरने से रहे, बहुत ही कम होते हैं मैथ्स वाले। मतलब मुश्किल से 3 या 4% के आसपास होंगे मैथ्स वाले जो बीएससी पैरामेडिकल का फॉर्म भरेंगे। क्योंकि उन्होंने मैथ्स इसलिए नहीं ली थी कि उन्हें मेडिकल फील्ड में जाना था, ठीक है। तो ये चीज सोचो। तो क्या है कि फीमेल कैंडिडेट्स ने अगर बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल कर लिया, अब आपको पता है फीस 2,000 रुपए है जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी के लिए देखो तो 1,600 है। तो अगर एक फॉर्म अगर फिल कर दिया, तो वो ये नहीं सोचते कि भाई बीएससी पैरामेडिकल का कर लें। वो ये सोचते हैं कि चलो एक नर्सिंग का ये हो गया, बाकी अपना स्टेट का फिल कर लेंगे।
तो इस वजह से कंपटीशन थोड़ा कम है, ठीक है। मतलब ये मान सकते हो कि 30-40% तक कंपटीशन रिड्यूस हो जाता है बीएससी पैरामेडिकल में। तो ये है कि अगर आप अरेंज कर सकते हो, कैपेबल हो, फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो दोनों का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, ठीक है। क्योंकि देखो क्या है ना, लास्ट में ये मैटर नहीं करता कि भाई आप जो है मतलब किस कोर्स में हो या किस में हो। क्योंकि अगर आप एक अच्छे कॉलेज में पहुंच गए ना, तो आप अपना करियर खुद से ही बना लोगे, भले ही आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो। तो ये ज्यादा मैटर नहीं करेगा कि भाई आप किस कोर्स को चूज करके जा रहे हो। बीएससी नर्सिंग में होता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं होता है, ठीक है, तो बीएससी पैरामेडिकल में भी कुछ ऐसे अच्छे कोर्सेज हैं जिसमें आप जा सकते हो। तो ये है कि अपॉर्चुनिटी कोई भी मिस नहीं करनी है, ठीक है। और नीट का फॉर्म भी मैंने बोला था, कृष्णा आपने भरा है नहीं भरा? कृष्णा आपने फिल करा है नीट का फॉर्म? ठीक है, अब नहीं कर रहे तो अब देखो तुम्हारी हेडेक है, ठीक है। मैं तो खाली गाइड कर सकता हूँ। करने को तुम्हारी इच्छा है कि करना है तो ठीक है। अब तुम ये सोचते रहो कि हमारी प्रिपरेशन नहीं है तो हम नहीं करेंगे, तो फिर तुम देख लो, ठीक है। ये है कि भाई आपको पता है नीट के बेसिस पे जिपमर भी मिलता है। एंड जिपमर में क्या है कि अगर आपका 350-400 के आसपास भी स्कोर है ना, तब भी आपको आराम से पैरामेडिकल या नर्सिंग में कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा। ये चीज सोच के चला करो, क्योंकि जिपमर के बारे में एक तो ज्यादा लोगों को पता चल नहीं पाता है, नीट के बाद वो सारा प्रोसेस होता है, तो वहां पे कंपटीशन काफी कम रहता है। और जिपमर भी बहुत अच्छा कॉलेज है, जिपमर पौंडीचेरी। आपको पता होगा नीट 2023 की जो टॉपर है, ऑल इंडिया रैंक 1, उसने जिपमर में ही एडमिशन लिया है एमबीबीएस में। तब आप सोच सकते हो कि वो कॉलेज भी कितना अच्छा होगा, ठीक है। तो अब मैं तो क्या ही बोल सकता हूँ, अब वो आपके विषय है, बट ये है मैं तो यही गाइड करूंगा। अगर आप कैपेबल हो, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फॉर्म फिल करने में कंजूसी मत करो, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है, ठीक है। अभी अगर फॉर्म के 1600 या 2000 के बारे में सोचोगे, तो ये सोचो कि फ्यूचर में जब कोर्स करोगे तो उसकी फीस कहाँ से दोगे, ठीक है। जब वो अरेंज कर पाओगे तो ये भी अरेंज कर सकते हो, ओके। तो ये है कि किसी के साथ बहुत ही ज्यादा कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो अलग बात है, बट नहीं है तो प्लीज कर लो, ठीक है, उससे आपका बेनिफिट है। चलो, तो अब जो है मैं आपको ये डॉपलर इफेक्ट वाला बता दे रहा हूँ, ये कल रह गया था, ठीक है, लास्ट में मैं भूल भी गया था। तो ये डॉपलर इफेक्ट वाला देख लो, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जो इसका जनरल फॉर्मूला था वो क्या था, v प्लस माइनस वी नॉट, और नीचे क्या था, v प्लस माइनस वी एफ था, और ऊपर f से मल्टीप्लाइड था। तो हम ये वाला केस देख रहे थे जिसमें क्या था कि ऑब्जर्वर जो है वो इधर की तरफ भाग रहा है, ठीक है, और जो सोर्स है वो भी इधर की तरफ भाग रहा है, इधर की तरफ, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा जो फॉर्मूला आता है ये आता है, ये आया कैसे ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, ऑब्जर्वर जो है वो क्या कर रहा है, सोर्स से दूर जा रहा है, आप ऐसा देख सकते हो यहाँ पे, सोर्स से दूर जाने की कोशिश कर रहा है ऑब्जर्वर, ठीक है। तो सोर्स से अगर वो दूर जाएगा, इसका मतलब है जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब कम होने का मतलब है कि ये जो वी ऑब्जर्वर वाला एक्सप्रेशन है, अगर आपको ऊपर वाला क्या करना है, मतलब ये पूरी वैल्यू को अगर आपने कम करना है, तो ऊपर वाली वैल्यू को आप क्या करोगे, कम करोगे, ठीक है। मतलब जो ये वी नॉट वाली वैल्यू है इसको आपने कम करना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पे वी माइनस वी नॉट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा केस आप ऐसे देखो कि ये जो सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स क्या हो रहा है, ठीक है, इस वाले केस में, हाँ ठीक है, ये जो सोर्स है, ये सोर्स भी क्या जा रहा है, ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। तो सोर्स अगर ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, उसके पीछे पीछे जा रहा है, इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ेगी। तो अगर हमें अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है एज पर सोर्स, यानी कि सोर्स को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर की वैल्यू जो है वो तो वैसी ही रहेगी, क्योंकि हमने वो तो ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ले ली। लेकिन डिनोमिनेटर की वैल्यू को अगर हम कम कर देते हैं, तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी वो बढ़ जाएगी। क्योंकि डिनोमिनेटर अगर आप रिड्यूस करोगे तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो पहले आपने ऑब्जर्वर का केस लिया, आपने ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर को देखा, ऑब्जर्वर क्या दूर जा रहा है, इसलिए आपने v माइनस वी नॉट कर दिया, क्योंकि ऑब्जर्वर अगर दूर जा रहा है तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी कम होगी। और कम ये वैल्यू कैसे आ सकती है, जब v माइनस वी नॉट हो, क्योंकि v प्लस वी नॉट करोगे तो वो वैल्यू तो बढ़ जाएगी। और दूसरा केस आपने क्या देखा कि सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर के पीछे भाग रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी अब बढ़नी चाहिए, अपरेंट फ्रीक्वेंसी सोर्स के अकॉर्डिंग बढ़नी चाहिए।
तो अगर इसको बढ़ाना है तो सोर्स की जो वैल्यू है वो नीचे की तरफ है, क्योंकि ऊपर की वैल्यू तो हमने सेट कर दी, वो तो फिक्स हो गई है, लेकिन नीचे वाली जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तभी एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको एक एक करके दोनों ही केसेस कंसीडर करने हैं और फिर आपका ये फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया सभी को? यस सर। यस सर। चलो, अब ये वाला केस देख लो, इसमें क्या था कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला केस ये देखो कि ऑब्जर्वर जो है वो आपका सोर्स की तरफ जा रहा है। अगर ऑब्जर्वर जो है सोर्स की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होनी चाहिए। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है कि हम v में v नॉट को ऐड करेंगे, तब ये ऊपर वाला न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और ये बड़ी होगी, इसका मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो v और v नॉट का जो भी सम या डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऊपर वाला अगर हम ये बढ़ा देंगे v प्लस v नॉट जब करेंगे, तभी ये फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा आएगी। और ऑब्जर्वर अगर सोर्स की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अब दूसरा केस ये देखो कि सोर्स जो है वो यहाँ पर ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। तो सोर्स अगर ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो सोर्स वाला जो एक्सप्रेशन है वो नीचे है, इसका मतलब है डिनोमिनेटर की वैल्यू को अगर आप कम करोगे तो फ्रीक्वेंसी एपरेंट वाली जो है वो बढ़ जाएगी। तो कम करने के लिए क्या करेंगे, हम v माइनस वी सोर्स करेंगे। ठीक है, आ गया समझ में सभी को? यस सर। तो ऐसे इसको आपने ध्यान रखना है। अगर ये याद ना भी रहे तो इसको लिख लेना अपनी लैंग्वेज में कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं यहाँ पे। तो ऐसे करके आप जो है किसी भी केस के लिए यहाँ पर फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है ना, तो इसको जो है आपने ध्यान रखना है। चलो, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो ऐसा है कि मैंने आपको क्वेश्चंस की रात पीडीएफ भेज दी थी। ठीक है, तो अब देखो शाम की जैसे क्लास नहीं होगी अभी कुछ दिन, है ना, होली तक, या मतलब हो सकता है उसके एक दो दिन बाद तक। तो ये है कि तब तक जो है आपको जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ वो शाम को आप जो है उस वाले टाइम में, जो अपना क्लास वाला टाइम होता है ना, 5 से 6:30 का, उस टाइम में आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व करो बैठकर। ठीक है, ये आप सभी का रेगुलर होमवर्क है। तो ये मत समझो कि भाई अभी वो क्लास नहीं हो रही है तो हम तो मजे करेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम अब मजे करने का है नहीं। तो ये है कि जो क्वेश्चंस की मैंने पीडीएफ भेजी है उसके अंदर आपके आंसर्स भी दिए हुए हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, और उसके कंप्लीट सॉल्यूशन भी दिए। तो पहले आप खुद से ट्राई करोगे, फिर आंसर की चेक करोगे कि ऑप्शन ई वाला सही आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपको लगता है कि मेरे से नहीं हो पा रहा, बहुत ट्राई किया मैंने, या फिर मेरा ऑप्शन ये गलत आ रहा है, तब आप उसका सोल्यूशन देखोगे। तो इस तरीके से टोटल 84 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपको ये वाले चैप्टर के, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले के। तो 84 क्वेश्चंस आप कोशिश करोगे कि आज 1.5 घंटे में बैठ के या 2 घंटे में बैठ के आप उसको पूरा कर लोगे। ठीक है, तो रेगुलर करो ये काम, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, तभी कुछ अच्छे से हो पाएगा, वरना कुछ नहीं होगा। तो ये है कि क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस करते जाओ। बाकी कुछ ऐसे अगर डाउट्स लगते हैं कि सॉल्यूशन देखने के बाद भी अगर आपको समझ नहीं आ रहे, तो वो क्वेश्चन नंबर अभी से नोट करके कॉपी में रख लेना कि भाई ये वाले चैप्टर में मुझे ये वाला क्वेश्चन जो है वो समझ नहीं आता। तो उसको तब हम डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ रिविजन वगैरह कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते रहो। मैं इसके टेस्ट भी लूंगा अभी। ठीक है, तो वो टेस्ट में भी आपको अच्छा परफॉर्म करना है, इसलिए जो है आप इसके क्वेश्चन जो है रेगुलरली करते रहो। तो आज मैंने जो ये वाले मतलब कल रात मैंने ये भेज दिया था इस चैप्टर का, और आज जो है मैं वेव्स वाले भी भेज दूंगा, पिछले चैप्टर के रह गए क्वेश्चन, तो उसके भी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने जो है गॉस लॉ पढ़ा था। गॉस लॉ में हमने ये देखा था कि भाई जो फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब जो किसी चार्ज से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है, वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो गॉस ने ये बोला था कि भाई हमें ये तो पता है कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो सरफेस इंटीग्रेशन कर सकते हैं ई डॉट ds का या ईडीएस cos थीटा का, तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक और फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है। वो ये है कि जितना भी चार्ज आपको दिया है उसको आप 1/एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसा भी बोल सकते हो कि एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, उतना आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो गॉस ने जो है ये बात बोली थी। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल हमें क्या फॉर्मूला मिल गया, जो फाई ई होता है, ठीक है, एज पर कन्वेंशन, फाई ई जो होता है एज पर कन्वेंशन वो क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds होता है, और इसकी वैल्यू गॉस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू हो जाएगी, जितना चार्ज अंदर है, या q/एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हो। और ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो q चार्ज है, ये सारा का सारा चार्ज आपका अंदर होगा क्लोज्ड सरफेस के, जिस सरफेस के अकॉर्डिंग जो है आप क्या कर रहे हो, फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हो।
ठीक है। तो मान लो ये अगर कोई एक स्फेयर है इस तरीके से, ठीक है, ये कोई एक सरफेस ले लिया, स्फेरिकल सरफेस, ये इमेजिनरी सरफेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो ये +3 कूलम चार्ज है, यहाँ पर -5 कूलम चार्ज है, यहाँ पर +2 कूलम चार्ज है। तो पहले आप इसका अलजेब्रिक सम करोगे, यानी कि 3 और 2 5 कितना हो गया, 5 कूलम हो गया, और उसके अंदर -5 है, तो टोटल कितना चार्ज हो गया, 0 कूलम हो गया। इसका मतलब है यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेट फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जितने भी चार्जेस आपको यहाँ पर अंदर दिए होते हैं सरफेस के, पहले आपको उसका एल्जेब्रिक सम निकालना होता है, क्योंकि एल्जेब्रिक सम इसमें निकालते हैं क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी होती तो फिर वेक्टर सम निकालना पड़ता। तो आपने एल्जेब्रिक सम निकाला, उसके बाद जितना नेट चार्ज आया उसको आपने एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है भाई, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। ठीक है, ये हमने कल पढ़ लिया था। ओके, तो अब जो है नेक्स्ट यहाँ पर वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। ठीक है, तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि भाई आपने एक इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ली, तो इस चीज का मतलब समझो। इनफाइनेटली का मतलब उसके लेंथ का कोई भी लिमिट नहीं है, उसकी लेंथ इतनी ज्यादा है कि आप जो है उसको, मतलब इतनी भी ज्यादा नहीं है कि भाई आपने जो स्पेस तक पहुंचा दी इतनी लंबी वायर, इतनी भी नहीं। इस इनफाइनेटली लॉन्ग का मतलब ये होता है कि भाई जो वायर का डायमीटर होगा या जो वायर की रेडियस होगी उसके कंपैरिजन में उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। इस इनफाइनेटली का मतलब ये होता है। अब ऐसा नहीं है कि भाई आपने जो जम्मू कश्मीर से तार ली और आपने तमिलनाडु को पहुंचा दी तो इतनी लंबी इनफाइनेटली लॉन्ग वायर होगी, ठीक है, उसकी बात नहीं हो रही। ये बात कर रहे हैं कि भाई अगर आपकी तार की थिकनेस बहुत कम है और उसके कंपैरिजन में उसकी लंबाई काफी ज्यादा है, ठीक है। जैसे कि मान लो रेडियस जो है तार की, वो मान लो कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसकी जो लेंथ है, लेंथ मान लो है 1 किलोमीटर या 500 मीटर, तो आप देख रहे हो कि भाई रेडियस के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ज्यादा है। तो उसको हम इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कहेंगे। और यूनिफॉर्मली का मतलब क्या हो गया कि वो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो यूनिफॉर्म है। ऐसा नहीं कि एक जगह पे तार मोटी है एक जगह पे तार पतली है, ऐसा नहीं हो रहा। तो यूनिफॉर्मली का मतलब क्या हो गया कि उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, और मटेरियल जिससे वो बना होगा वायर वो भी एक ही जैसा होगा। ऐसा नहीं कि आधी तार आपने कॉपर की बना दी फिर उसमें आगे जो है स्टील की बात जोड़ दी। तो ये हो गया यूनिफॉर्मली का मतलब, ठीक है। और चार्ज वायर का मतलब कि उस पूरी वायर के ऊपर क्या है, चार्ज है। जैसे मान लो अगर ये एक वायर है तो इसके ऊपर ये पॉजिटिव 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 मान लो इस तरीके का चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या है, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई भी चार्ज हो सकता है। तो पूरी वायर के ऊपर क्या है, चार्ज इस तरीके से फैला हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपने क्या निकालनी है, आपने निकालनी है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो λ/2πε0r से, ठीक है। और ये लैम्डा जो होता है वो होता है आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब इस लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि जो लेंथ है उस लेंथ पर आपका चार्ज कितना फैला हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। और इसका मतलब क्या है कि भाई टोटल चार्ज कितना फैला हुआ है पूरी लेंथ पे। तो ये जो लैम्डा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q/L, यानी कि टोटल चार्ज कितना है पूरी तार के ऊपर और तार की लंबाई कितनी है। तो भाई यहाँ पर देखो लेंथ तो L ही ली है ना आपने, अगर ये इनफाइनाइट होती तो ये तो लैम्डा 0 हो जाता। तो इतना इनफाइनाइट का मतलब वो इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट का मतलब है कि उसके क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में उसकी लेंथ काफी ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो है आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसके बाद जो है हाँ, और एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो आर लिखा है ना, ये आर आप ये मत समझना कि वायर की रेडियस है। आर वो वाला डिस्टेंस है जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप वायर से दूरी ले रहे हो जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो। यानी कि तार से आर डिस्टेंस की दूरी पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये वो आर दूरी है। तार जो होगी, ठीक है, ये मान लो आपकी तार है, आपने कहा कि भाई मैं यहाँ पर निकालूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इस पूरी चार्ज वायर की वजह से। तो यहाँ से लेके तार से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, आपका आर है। तो ये आप ध्यान रखना इसमें, ठीक है, फॉर्मूला में।
तो लैम्डा मैंने आपको समझा दिया, Q/L होगा, चार्ज, इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। और 2 पाई तो कांस्टेंट हो गया, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हो गया, और आर क्या हो गया आपका, डिस्टेंस हो गया फ्रॉम द वायर, ठीक है। और इसमें एक और टर्म मतलब इस्तेमाल होता है, वो ये है कि भाई मतलब जो वो है क्या बोलते हैं, जो मतलब ये रेडियस है इसकी, मैंने आपसे बोला ना रेडियस बहुत ही कम है, तो कई बार आप मतलब इसको कंफ्यूज मत करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज, इसको थिन वायर यहाँ पर कर लेना, ठीक है, थिन वायर, क्योंकि काफी ज्यादा पतली है, क्योंकि इसमें हम रेडियस को कंसिडर नहीं करते, ठीक है। और रेडियस यहाँ पर फॉर्मूले में भी नहीं आ रहा है, ये जो आर नीचे लिखा है ये आपका डिस्टेंस है, इसको आर ना लिखना चाहो, कंफ्यूज हो रहे होगे अगर, तो इसको जो है आप ए लिख देना, ठीक है, इसको जो है आप यहाँ पर ए लिख लो। तो ए का मतलब क्या हो गया कि दूरी कितनी है वहां से आपके इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो वायर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, यानी कि एक बहुत ही पतली सी शीट है आपके पास, शीट किसकी होगी भाई, मेटल की होगी, मतलब उसी पे चार्ज आपने रखा होगा, ठीक है। एंड उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट, ठीक है, तो ये भी आपकी बहुत पतली है, इसकी कोई थिकनेस नहीं है, आप ये समझो कि इसकी थिकनेस जो है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। और ये भी क्या है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि थिकनेस के कंपैरिजन में इसका एरिया काफी ज्यादा है, क्योंकि प्लेन शीट अगर है तो हम उसमें एरिया की बात करेंगे, ठीक है, अगर वायर है तो उसमें हम लेंथ की बात करेंगे। तो यहाँ पर ये प्लेन शीट है, तो प्लेन शीट में क्या होगा, एरिया होगा, तो एरिया जो है उसके थिकनेस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज बोलेंगे। मतलब कुछ इस तरीके से, ये एक कोई इनफाइनाइट शीट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये पूरा जो है शीट पर इस तरीके से चार्ज फैला है, और इसकी थिकनेस जो है बहुत ही कम है, और थिकनेस के कंपैरिजन में जो यहाँ पर आर जो है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। एंड सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है यहाँ पर एरियल चार्ज डेंसिटी, क्योंकि हम एरिया के बारे में बात करें, तो सिग्मा जो है वो होता है आपका एरियल चार्ज डेंसिटी, और इसका फॉर्मूला होता है Q/A, यानी कि पूरे एरिया के ऊपर चार्ज Q जो है वो कितना फैला हुआ है वो आपको ये सिग्मा बताता है, यानी कि टोटल चार्ज स्प्रेडेड ओवर एरिया A इज कॉल्ड एरियल चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो ये जो है सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी Q/A के बराबर। क्या ये दोनों सभी को समझ आ गए? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। अब ये स्फेरिकल शेल का मतलब क्या है, स्फेरिकल का मतलब आप समझते हो लाइक बॉल जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये मतलब क्या होता है, नहीं ये हॉलो होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। हॉलो का मतलब कि अंदर से, वैसे तो काफी सारे केसेस बनते हैं इसके कि हॉलो है, लेकिन आपके लेवल में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे सिर्फ इसी पे पूछा जाएगा जो आपका हॉलो शेल होता है। तो हॉलो शेल जो है यहाँ पर स्फेरिकल शेल है, और वैसे भी ये जो शेल लिखा है ना, शेल का मतलब क्या होता है, अंदर से खोखला, ठीक है। शेल जो होता है, शेल का मतलब क्या है, अंदर से खोखला होता है। तो इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा स्फेरिकल स्ट्रक्चर है ये जो कि अंदर से खोखला है, और सिर्फ ये वाली लेयर उसमें प्रेजेंट है जो कि उसको एक स्फेयर स्ट्रक्चर बना रही है, और इस पूरे के ऊपर क्या है, यहाँ पर चार्ज फैला हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, यानी कि ये जो इसकी थिकनेस होगी, ये थिकनेस बहुत कम होगी, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज इस तरीके से फैला होगा पूरे सरफेस के ऊपर, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो केस बनते हैं, आउटसाइड द शेल एंड इनसाइड द शेल। एक वैसे ऑन द शेल का केस भी बनता है। तो ऑन द शेल में आप कुछ नहीं करते हो, ये जो आर आपको दिख रहा है ना, ये आर, देखो ये आउटसाइड द शेल है, आउटसाइड द शेल का जो फॉर्मूला है वो है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो Q अपॉन आर स्क्वायर है, ये R क्या है, R आपकी दूरी है, कहां से, सेंटर से। इसके सेंटर से जो आपकी दूरी है, मान लो मैंने कहा कि भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये A पॉइंट है, और इस पॉइंट पे मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस चार्ज शेल की वजह से, थिन स्फेरिकल शेल की वजह से। तो यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वो है ये R। इसको भी चाहो तो आप A लिख सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका R। और अगर मान लो आपको क्या निकालना है, ऑन द शेल निकालना है या ऑन द सरफेस ऑफ शेल निकालना है, तो ये जो R की वैल्यू है ये आप रेडियस रख दो, यानी कि शेल की जो रेडियस होगी अगर आप उतनी वैल्यू रख दो इस R की जगह, तो आपको ऑन द सरफेस मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं ऑन द सरफेस कह रहा हूं, मान लो ऑन द सरफेस अगर ये वाला पॉइंट है, तो स्मॉल r जो है उसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, इस शेल की रेडियस रखेंगे,
तो उसके लिए वो वाला फॉर्मूला बन जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई Q अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, जहां पे कैपिटल आर क्या है उसकी रेडियस है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो है इनसाइड द शेल, ठीक है। इनसाइड द शेल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। अब 0 क्यों होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आपने ये पढ़ रखा है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग कि भाई जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है, यहाँ पर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये जो शेल है, शेल के सरफेस के ऊपर चार्ज है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब Q की वैल्यू हम यहाँ 0 रख सकते हैं, तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसका मतलब है कि इसके अंदर से कोई भी फ्लक्स नहीं आ रहा। अगर फ्लक्स नहीं आ रहा इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तभी होती है क्योंकि जहां पर फ्लक्स प्रेजेंट होता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां पर प्रेजेंट होती है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो ये है, या फिर अगर आप इस वाले फॉर्मूला में भी अगर लगाना चाहो तो Q की वैल्यू अगर आप 0 रख दोगे अंदर, ठीक है, अंदर की तरफ तो चार्ज है नहीं, तो उस केस में भी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, बाकी गॉस लॉ से भी समझ सकते हो आसान तरीके से, ठीक है। तो ये शेल वाला सभी को समझ आ गया। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये जो है मैंने आपको सारा जो है यहाँ पर करा दिया रिवीजन, ठीक है, इस चैप्टर का। और इसी के बेसिस पे अब देखो क्या है ना, रिवीजन करने के लिए इतना काफी है थ्योरी पढ़ना और फॉर्मूले पढ़ना। मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ क्या है, ठीक है, गॉस लॉ क्या है, फ्लक्स क्या है, ठीक है, और ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग थिन वायर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, डाइपोल क्या है, डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होता है, ठीक है, शेल है, शेल के बाहर कितना होगा, शेल के अंदर कितना होगा, शेल के सरफेस पे कितना होगा, प्लेन शीट की वजह से कितना होगा। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, इतनी ही थ्योरी इस चैप्टर में पढ़नी होती है आपको, ठीक है। अब आपका काम यहाँ पर बचता है इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो ये देखो पहला क्वेश्चन यहाँ दिया है कि while taking of synthetic clothes seeing a spark और hearing a crackle are due to, आपने देखा होगा ना जब आप क्या करते हो, जैसे ऊन का स्वेटर वगैरह पहनते हो और उसके बाद जब उसको उतार रहे होते हो तो आपने देखा होगा ऐसे चट 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 जैसी आवाज आ रही होती है, ठीक है, क्रैकल आवाज आ रही होती है, क्रैकल साउंड आ रही होती है। तो वो किसकी वजह से होती है, क्योंकि वो क्या होता है, चार्ज यहाँ पर आपका जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि मोशन ऑफ आयंस थ्रू एयर, प्रोडक्शन ऑफ शॉक वेव्स ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ये कैन नॉट बी एक्सप्लेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मतलब क्या होता है, जब आप उसको उतार रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और मतलब दूसरी जगह पर चले जाते हैं, और जिससे क्या होता है, एक जगह पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और एक जगह नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन है, आप आराम से इसे कर लोगे, इतनी कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। तो ये है कि क्वेश्चन आप अपने एंड से जरूर प्रैक्टिस करो, क्योंकि नहीं करोगे तो भाई सिलेक्शन नहीं होगा। और जो नीट का एग्जाम देने वाले हैं वो भी ज्यादा सीरियस हो जाओ, क्योंकि ज्यादा टाइम बचा नहीं, ठीक है ना। ओके, तो ये क्वेश्चंस जो है कर लेना, ये सारे क्वेश्चन करना, बहुत नॉलेज मिलेगी क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी दिए हैं आपको। जैसे ये फोर्थ वाला दिया हुआ है, ठीक है, फोर्थ वाला क्या दिया है कि इफ अ प्लास्टिक रॉड रब्ड विद फर इज मेड टू टच विद स्मॉल पिथ बॉल्स सस्पेंडेड नियर बाय, देन व्हिच फिगर शोज देयर फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। कोई बताएगा क्या होगा इसका आंसर, सर बी। है कौन सा, बी। कौन सा होगा बताओ। भाई देखो, आपने एक प्लास्टिक रॉड को रब फर से रब किया है, फर मतलब कि ऊन समझ लो, ठीक है, और दो पिच बॉल्स हैं और उनको टच करवा दिया। तो देखो क्या होगा, जब आप प्लास्टिक रॉड को ऊन से रब करोगे तो वहां पे एक चीज नेगेटिवली चार्ज होगी, एक चीज पॉजिटिवली चार्ज होगी। अब ये मेरे को अभी ध्यान नहीं है कि भाई प्लास्टिक रॉड पे कौन सा चार्ज आता है और उस पे कौन सा आता है। मान लो कि प्लास्टिक रॉड पे आया नेगेटिव चार्ज, अब उस नेगेटिव चार्ज को अगर आपने इन दो पिथ बॉल से टच कर दिया, ठीक है, तो पिथ बॉल्स आपकी इनिशियली कुछ ऐसी थी, अब इस पे आपने इधर लाके इसको रॉड को टच करा, इस पर क्या था, नेगेटिव चार्ज था सपोज, तो इस पर भी क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। और इधर भी लाके जब आपने टच करा, इस पर नेगेटिव चार्ज था रॉड पे, तो इस पिथ बॉल पे भी नेगेटिव चार्ज आता। तो बताओ अब कौन सा वाला यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, अगर दोनों पे नेगेटिव चार्ज आ गया है तो बी। बी होगा ना, क्योंकि दोनों पर अगर सेम चार्ज आ गया, सेम पोलैरिटी ऑफ चार्ज है, तो वो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आप पढ़ लेना, ये भी पेपर में आ सकते हैं, ठीक है।
तो क्वेश्चन सभी के हो जाने चाहिए, क्योंकि देखो अब ये टाइम नहीं रह गया कि मैं आपसे फिर जो है फोटो क्लिक करके मंगवाऊं कि आपने होमवर्क किया ही नहीं किया। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप करो, नहीं लगता है, इस साल भी घर पे बैठने का मन है तो मत करो, आराम से टाइम वेस्ट करो, ठीक है। तो जो भी अच्छा लगे वो कर लेना। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, 5-7 मिनट रह गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो कल मैंने पोटेंशियल का आपको एक वो बताया था फॉर्मूला, क्या बताया था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी चार्ज के ऊपर कोई काम कर रहे हो, यानी कि अगर मान लो कहीं किसी ए पॉइंट पर कोई चार्ज रखा हुआ था, उस ए पॉइंट से आपने किसी पर्टिकुलर बी पॉइंट पर ले जाकर चार्ज को रख दिया, तो उसमें आपने कितना वर्क डन किया वो क्या होगा, उस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई ये है मेरे पास, ये दो पॉइंट है ए और ये रहा बी, ठीक है। मैंने कहा कि भाई ए वाला जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल का मतलब होता है कि उस जगह पर कितनी ताकत है, ठीक है, ऐसा कुछ समझ लो। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि भाई आपके अंदर काबिलियत कितनी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अलग अलग पोटेंशियल होता है, मतलब कि कोई अगर एक ए पॉइंट है तो उस पर अलग होगा, बी पॉइंट है तो उस पर अलग हो सकता है। तो मैंने कहा कि भाई ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी है, 4 वोल्ट है, और बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है मान लो कि वो 6 वोल्ट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 4 वोल्ट हो गया और ये 6 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो अब इस 4 वोल्ट और 6 वोल्ट पोटेंशियल का मतलब क्या है कि अगर भाई आप कोई चार्ज को यहाँ पर लेकर आ रहे हो, तो उस चार्ज को जो है, मतलब बेसिकली ऐसा होता है यहाँ पर कि यहाँ पर एक चार्ज होता है क्यू, इस चार्ज की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना यहाँ पर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही क्या होता है, ये पोटेंशियल डेवलप होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, इसको 4 वोल्ट कर लो, ठीक है। इसको 6 वोल्ट कर लिया, इसको हमने 4 वोल्ट कर लिया सपोज। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये अगर कोई चार्ज है, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लेके आ रहा हूँ। टेस्ट चार्ज मैंने आपको कल बताया था, एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है या नेग्लिजिबल होता है, 0 तो नहीं हो सकता, ऑलमोस्ट 0 होता है, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि भाई यहाँ पर दो पॉइंट है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक पर पोटेंशियल 6 वोल्ट का है, एक पर पोटेंशियल 4 वोल्ट का है। तो और चार्ज कैसा है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आऊंगा, तो ये प्लस क्यू की टेंडेंसी होगी कि ये टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करने का काम करेगा। तो अगर मैं ये बी पॉइंट पर लेकर आता हूं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और मैंने कहा कि भाई 4 वोल्ट जो है वो यहाँ पर पोटेंशियल है, तो 4 वोल्ट पोटेंशियल का मतलब ये हुआ कि अगर भाई आप यहाँ पर 1 कूलम का चार्ज लेकर आ रहे हो, तो उस पर 4 जूल का आपको काम करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए। काम क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर चार्ज आप इसके अंदर लेके आओगे तो इधर से तो धक्का लग रहा है ना, ये तो रिपेल कर रहा है, तो रिपेल करने के अगेंस्ट जो आपको यहाँ पर वर्क डन करना पड़ेगा, उसी वर्क डन पर यूनिट चार्ज को क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट का। और आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि पॉइंट जितना पास होगा चार्ज के, उतना ज्यादा आपको उससे धक्का लगेगा, मतलब रिपल्सिव फोर्स लगेगा। यानी कि 6 वोल्ट वाला पॉइंट मैंने इसीलिए पास लिखा है क्योंकि वहां पर जो रिपल्सिव फोर्स होगा चार्ज के ऊपर वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पॉइंट बी, ठीक है। तो इनफाइनाइट मतलब हम ऐसा बोलते हैं कि आप इनफाइनाइट वाले पॉइंट से किसी चार्ज को लेकर आ रहे हो। तो अभी चलो टेस्ट चार्ज को छोड़ो, अब टेस्ट चार्ज की जगह मैंने कह दिया कि भाई ये टेस्ट चार्ज नहीं है, मैंने कहा कि भाई ये जो चार्ज है ये ऐसा चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 कूलम है। तो मैंने एक क्यू ले लिया जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, +1 कूलम। अब इस +1 कूलम को ये अभी जो है कहां पर रखा है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है। इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि ये वाला जो प्लस क्यू चार्ज हमने कंसीडर किया है, इससे ये इतनी दूरी पर है कि अभी इसका कोई भी प्रभाव इस चार्ज के ऊपर नहीं पड़ रहा है, तो वो होता है इनफाइनाइट डिस्टेंस। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि भाई हजारों मील या लाखों मील दूर चार्ज को लेके जाना है, मतलब प्लस क्यू अगर आपको लगता है कि भाई ये 3 या 4 मीटर तक अपनी रेंज को फैला रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फैला रहा है, तो आप 50 मीटर दूर ले गए, कहने का मतलब ये है। तो वो उसका क्या होगा, इनफाइनाइट पॉइंट हो गया, यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट पे आपने 1 कूलम का चार्ज रखा है और यहाँ पर ये प्लस क्यू का चार्ज है। तो अब मैंने कहा कि भाई ये जो है आप बी पॉइंट पर 4 वोल्ट का पोटेंशियल है, ए पॉइंट पर 6 वोल्ट का पोटेंशियल है। अब मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से क्या कर रहा हूँ, ये 4 वोल्ट वाले बी पॉइंट पर लेकर आ रहा हूँ चार्ज को।
तो यहाँ पर क्या मतलब है कि इस चार्ज को बी पॉइंट पर लाने के लिए आपको जो वर्क डन करना पड़ेगा, अगर इसका वी कितना है 4 वोल्ट के बराबर है पोटेंशियल, और वी क्या होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। अगर इसकी वैल्यू 4 है और कितना आपका चार्ज है जिस पर काम करना पड़ रहा है वो आपका 1 कूलम है, तो W की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, और ये कितना हो गया 4 हो गया, तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 जूल आ जाएगी। यानी कि 1 कूलम का चार्ज अगर आप इनफाइनाइट पॉइंट से लेके आ रहे हो किसी एक ऐसे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू 4 वोल्ट के बराबर है, तो इसका मतलब है कि आपको उस 1 कूलम के चार्ज पे 4 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं। और मान लो अगर आप ए पॉइंट पर लेके जाओगे तो आपको वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस की उधर से और ज्यादा धक्का मारना होगा, तो उसके अगेंस्ट आपको उसको आगे ले जाने के लिए और आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसका मतलब है अगर आप ए पॉइंट पर ले जाना चाहते थे इस चार्ज को, तो आपको यहां तक 6 जूल का काम करना पड़ता। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि ए पर अगर पोटेंशियल 6 वोल्ट का है, बी पर अगर पोटेंशियल 4 वोल्ट का है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में डिफरेंस कितना हो गया 2 वोल्ट का हो गया। यानी कि अगर आपने एक चार्ज को बी पॉइंट पे रखा है जहां पर पोटेंशियल अभी 4 वोल्ट का है, और आप उसको ए पॉइंट पर लेकर जाना चाहते हैं जहां पर 6 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो ए बी से ए ले जाने में आपको जो वर्क डन यहाँ पर करना पड़ेगा वो 2 जूल का करना पड़ेगा अगर चार्ज 1 कूलम का है, क्योंकि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2 वोल्ट के बराबर है। ठीक है, आ गया समझ में ये? यस सर। बताओ भाई बाकी लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, तो ये जो है आपका मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। बाकी इसको जो है कल हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो शाम को जो है शायद उसी वाले चैप्टर का टेस्ट है। बाकी इसके बाद जो है अपना वो वाला चैप्टर पढ़ के रखो, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। तो कल शायद फोटोसिंथेसिस का होगा, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो। ठीक है, बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बायो के वो हम बाद में कर लेंगे, तो जितना आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो कर लो। ठीक है, बायो के चैप्टर्स। ओके, तो आज शाम को मे बी उसी चैप्टर का टेस्ट होगा, बाकी उसके बाद फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन भी पढ़ के रखो आप, तो उसके भी टेस्ट होंगे। ठीक है, तो चलो अब क्लास को यही एंड करते हैं, फिर कल मिलेंगे सुबह, और बाकी शाम को 6:30 बजे टेस्ट है, तो देने के लिए भूल मत जाना। अलार्म लगा के रख लो सब लोग फोन में। ठीक है, चलो फिर।